नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विस्तार। ठीक है, यूपीएससी के बच्चों के लिए ही मैं ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ मैं। और आधुनिक भारत का इतिहास का ये सेकंड चैप्टर है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विस्तार। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो ये जो इंडिया का मैप में आप देख रहे हो, इसमें बंगाल, मराठा निज़ाम, मैसूर, त्रावणकोर, ये देखो सारी लोकेशन बता रखे कहाँ कहाँ अंग्रेज़ों ने अपना कब्जा किया। तो इस पूरे उसमें अभी मैंने आपको सिर्फ एक ही चार्ट बता रही हूँ मैं, लेकिन सबसे पहले अंग्रेज़ों ने कब्जा किया था इसके ऊपर, बंगाल पर 1651 में। क्यों किया था बंगाल पर? क्योंकि बंगाल का आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। इसका विशाल भूभाग था, इसकी भूमि बहुत उपजाऊ थी, राजस्व जो इनको था बहुत ज़्यादा मिलता था, प्राकृतिक संसाधन बंगाल में बहुत अच्छे थे, और बंदरगाह थी बंगाल जिससे वस्तुओं का आदान प्रदान किया जा सकता था। खनिज पदार्थ सारे बंगाल में मिलते थे, लोहा, कोयला, बारूद, निर्माण की सामग्री। और सबसे बड़ी बात, ये दिल्ली से दूर था और क्षेत्रीय शक्तियाँ भी यहाँ पर नहीं थी। तो अंग्रेज़ों ने बंगाल पर नियंत्रण किया क्योंकि बंगाल जो था आर्थिक संपन्न क्षेत्र था, और समुद्र की वजह से भी, समुद्र के नज़दीक होने की वजह से भी इसके ऊपर नियंत्रण किया। और अंग्रेज़ों की नौसैनिक श्रेष्ठता भी अधिक थी, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने सबसे पहले बंगाल पर अपना नियंत्रण किया। ये मैं अंदर आपको डिटेल में बताऊंगी, अभी मैं आपको सिर्फ इस चार्ट के हिसाब से बता रही हूँ, मैं टेबल के हिसाब से। और फ्रांसीसियों ने भी किसके पर कब्जा किया? पांडिचेरी पर। लेकिन जो पांडिचेरी था ये था छोटा संसाधन वाला क्षेत्र था, और यहाँ पर काफ़ी क्षेत्रीय शक्तियाँ थी, इसीलिए इनका ज़्यादा अधिक समय तक प्रभाव नहीं रह सका। लेकिन अंग्रेज़ जो है धीरे धीरे बंगाल से धीरे धीरे ये भारत के राजनीतिक रूप से वास्तविक मालिक बन बैठे थे। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से बंगाल पर अंग्रेज़ों ने अपना कब्जा किया। देखो, बंगाल पर किसका शासन था? शुरू में मुग़ल शासन का प्रांत था। बंगाल था मुग़ल शासन का प्रांत था, और बंगाल में दो पदवियां थी, सूबेदार की और दीवान की। ठीक है, सूबेदार और दीवान। जो सूबेदार था वो प्रशासनिक प्रमुख था। कौन था सूबेदार? प्रशासन का प्रमुख था, और इसकी नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती थी, और प्राय ये राज परिवार के सदस्य को ही सूबेदार बनाया जाता था, और किसी आम व्यक्ति को सूबेदार के पद पर नहीं दिया जाता था। उस समय सूबेदार बंगाल का अजीम शान जो था वो सूबेदार नियुक्त था। राज परिवार से संबंधित होने के कारण ये दिल्ली में रहता था सूबेदार। ऐसे ही दीवान था, सूबेदार की पदवी थी बंगाल में और दीवान की थी। दीवान जो था वित्त मंत्री था, इसकी नियुक्ति भी केंद्र द्वारा की जाती थी। और मुर्शिद कुली खां जो था वो क्या था? बंगाल का दीवान था। और बक्सर का युद्ध भी हुआ इसी टाइम पर ही। तो प्लासी के युद्ध से लेकर बक्सर के युद्ध तक जो अंग्रेज़ों ने अपना सफ़र तय किया, बक्सर का युद्ध जो निर्णायक युद्ध साबित हुआ, क्योंकि इस युद्ध की वजह से ही अंग्रेज़ जो है ये वास्तविक रूप से यहाँ पर शासक बन बैठे थे। तो बक्सर का युद्ध हुआ था। मीर कासिम जो अपदस्थ नवाब था, ये भी मैं आपको चार्ट बता रही हूँ, आगे डिटेल में सारा बताऊंगी मैं आपको। शुजाउद्दौला अवध का नवाब था, शाह आलम मुग़ल शासक था, और अंग्रेज़ जो थे वो इसमें विजय हुए थे। हेक्टर मुनरो था इसका। तो इस तरीके से बक्सर के युद्ध से अंग्रेज़ों ने वैधानिक अधिकार प्राप्त कर लिया। वैधानिक अधिकार मीन्स कानूनी रूप से जो अंग्रेज़ों को अधिकार मिला था वो किसकी वजह से मिला था? बक्सर के युद्ध की वजह से। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले बंगाल के बारे में। ठीक है, अब हम देखें, अब मैं डिटेल में आपको बताऊंगी किस तरीके से अंग्रेज़ों ने बंगाल पर अपना कब्जा किया। सबसे पहले आकर जो मुर्शिद कुली खां था यहाँ का सूबेदार था 1700 से लेकर 1727 तक। तो पहले तो वो दीवान था मुर्शिद कुली खां। औरंगजेब के द्वारा 1700 ईस्वी में बंगाल का दीवान बनाया गया। औरंगजेब ने सबसे पहले मुर्शिद कुली खां को दीवान बनाया बंगाल का, और इस समय बंगाल का सूबेदार कौन था? अजीम शान था, जो कि राज दरबार से संबंधित होने के कारण प्राय दिल्ली दरबार में रहता था वो। और अतः बंगाल की वास्तविक शक्ति, क्योंकि जो सूबेदार था वो वहाँ नहीं रहता था, दिल्ली दरबार में रहता था, लेकिन वो बंगाल में नहीं रहता था, जिसकी वजह से वास्तविक शक्ति बंगाल की किसके हाथ में थी? दीवान के हाथ में। दीवान कौन था? मुर्शिद
कुली खां था। तो मुग़ल सम्राट जब फ़र्रुखशेर, औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद जब मुग़ल सम्राट फ़र्रुखशेर नवाब बना तो उसने मुर्शिद कुली खां को 1707 में बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। पहले कौन था? वो बंगाल का दीवान था, बाद में वो क्या बन गया? बंगाल का सूबेदार। औरंगजेब ने तो अपने समय में उसको दीवान बनाया हुआ था ना, तो बाद में जो उसकी मृत्यु के बाद जब फ़र्रुखशेर जब नवाब बना तो उसने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बनाया। यह मुग़ल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था। तो ये जो था ना, मुग़ल सम्राट जो था फ़र्रुखशेर ने इसको बनाया था सूबेदार, इसके बाद कोई सूबेदार नहीं बना था। मुर्शिद कुली खां जब सूबेदार बना बंगाल का तो उसने कुछ राजस्व संबंधी सुधार किए। क्या सुधार किए थे मुर्शिद कुली खां ने? कि इसने छोटे छोटे जमींदारों के विरुद्ध कार्यवाही की। जो छोटे जमींदार थे, जो जनता को परेशान करते थे, तंग करते थे, उनके विरुद्ध इसने कार्यवाही की। और इसने जागीर भूमि का एक बड़ा हिस्सा, खालिसा भूमि अर्थात राज के, मतलब जो भूमि थे ना छोटे टुकड़ों में, एक बहुत बड़ा हिस्सा उसने उसको राजकीय भूमि में परिवर्तित कर दिया। राजकीय भूमि में इसलिए परिवर्तित कर दिया ताकि उससे राज्य की आय बढ़ सके। और जो बड़े बड़े जमींदार थे उनको इसने राजस्व वसूली की जिम्मेदारी दे दी। और सबसे बड़ी बात, किसानों को ऋण की सुविधा यानी कि तकावी उपलब्ध कराए, मतलब किसानों को ऋण देने की भी सुविधा प्रदान की। अब जो बड़े बड़े जमींदार थे वो मुर्शिद कुली खां के इन सुधारों से खुश नहीं थे, वो नाराज हो गए उनसे। तो मुर्शिद कुली खां के सुधारों से नाराज होकर गुलाम मोहम्मद उदय नारायण जैसे जमींदारों ने इसका विद्रोह किया। जब मुर्शिद कुली खां का इन बड़े बड़े जमींदारों ने विद्रोह किया तो इन विद्रोहों को समाप्त करके मुर्शिद कुली खां ने क्या किया? अपनी राजधानी ढाका, पहले जो है इसकी राजधानी ढाका थी, ढाका से इसकी राजधानी क्या बना दी? मुर्शिदाबाद बनाई गई। ये कब की बात है? जब मुर्शिद कुली खां वहाँ का सूबेदार था। अब जो अलीवर्दी खां 1740 से 56 तक रहा, उसने क्या कहा कि उसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। क्यों की थी उसने मधुमक्खियों से? उसने कहा था यदि इन्हें छेड़ा ना जाए तो ये शहद देंगी और छेड़ने पर काट काट कर मार डालेंगे। ये किसने कहा था? अलीवर्दी खां ने कहा था। अब जो था नवाब वहाँ का कौन बना? सिराजुद्दौला। बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। जब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना तो नवाब बनने के साथ ही सिराजुद्दौला को सबसे ज़्यादा किसका सामना करना पड़ा? अपने संबंधियों का, क्योंकि ना घर के लोग ही विरोधी होते ना अधिकतर, तो संबंधियों का सामना करना पड़ा। और उन संबंधियों में सबसे प्रमुख कौन थे? पूर्णिया के नवाब शौकतगंज और उसके मौसी घसीटी बेगम। अब जब अंग्रेज़ों को लगा कि ये जो है या इसके अपने ही परिवार के सदस्य जो हैं, संबंधी जो हैं, ये नवाब का विरोध कर रहे हैं, तो इसका फ़ायदा किसने उठाया? अंग्रेज़ों ने। अंग्रेज़ों ने नवाब के विरोधियों को संरक्षण दिया, अपनी हेल्प प्रदान की, और नवाब की अनुमति के बिना ही कलकत्ता में किलेबंदी शुरू कर दी। यानी कि जो कलकत्ता था उसको चारों तरफ से अंग्रेज़ों ने घेर लिया, किलेबंदी कर ली। और ये सब नवाब की अनुमति से होना चाहिए था ना, तो बिना नवाब की अनुमति के इन्होंने कलकत्ते की किलेबंदी करनी शुरू कर दी। किसने? अंग्रेज़ों ने। अतः सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए, अब सिराजुद्दौला को जब पता चला तो वो चुप तो बैठेगा नहीं, उसने क्या किया? अंग्रेज़ों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कलकत्ता पर हमला किया। और जब उसने कलकत्ता पर हमला किया और जून 1756 में फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। किसने? सिराजुद्दौला ने। इस संदर्भ में ब्रिटिश अधिकारी एक थे हालवेल, उसने ब्लैक हॉल कांड का उल्लेख किया। ब्लैक हॉल का मतलब क्या था? कि उस घटना से है जहाँ पर उसने क्या किया? सिराजुद्दौला ने क्या किया था कि नवाब जो उस समय वहाँ का बंगाल का नवाब था ना, उसने क्या कि 146 बंदियों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया नवाब ने, और अगले दिन उसमें केवल 23 जिंदा बचे थे। तो इस प्रकार अंग्रेज़ों ने कलकत्ता पर पुनः नियंत्रण के लिए अब जो है अंग्रेज जो है कलकत्ता पर नियंत्रण करना चाहते थे। अब कलकत्ता पर नियंत्रण करने के लिए उन्होंने क्लाइव को बुलाया यूरोप से, तो उसके नेतृत्व में एक सेना भेजी थी और कलकत्ता पर दोबारा उन्होंने क्लाइव के नेतृत्व में अधिकार कर लिया। अब क्लाइव ने नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र किया, क्योंकि नवाब के सामने एक शक्तिशाली व्यक्ति को अंग्रेज़ों ने लाकर खड़ा कर दिया, क्लाइव को। क्लाइव की नेतृत्व शक्ति बहुत अच्छी थी, तो क्लाइव ने नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र किया। क्या किया क्लाइव ने नवाब के विरुद्ध? कि एक युद्ध किया था उन्होंने
इसमें प्रमुख थे मीर जाफ़र, मीर बख्शी, सैन्य प्रमुख मानिक चंद, कलकत्ता का प्रभारी था अमीर चंद, पूंजीपति था जगत सेठ और कलकत्ता का बैंकर। अब इन्होंने क्या किया, प्लासी में युद्ध किया। प्लासी का युद्ध यह है 23 जून 1757। प्लासी बंगाल के मेन जो अंग्रेज़ों की स्थापना हुई थी, प्लासी से लेकर बक्सर तक इनकी प्रक्रिया चलती रही, बक्सर युद्ध तक। तो शुरुआत हुई इनकी प्लासी के युद्ध से। तो प्लासी बंगाल के नादिया ज़िले में भागीरथी नदी के तट पर अवस्थित है। ये पता होना चाहिए आपको, प्लासी कहाँ पर स्थित है। भागीरथी नदी है ना, बंगाल का नादिया ज़िला है, वहाँ पर ये स्थित है। और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया, क्लाइव ने किया, क्योंकि अंग्रेज़ों ने क्लाइव को बुला लिया था। क्लाइव ने किया। क्लाइव ने षड्यंत्र के माध्यम से नवाब के अधिकारियों को, देखो मैंने अभी ऊपर बताया ना, इसने इन अधिकारियों को मीर बख्शी, मीर जाफ़र, मानिक चंद, इन सबको क्लाइव ने पहले से ही अपने पक्ष में कर लिया था। अतः नवाब की सेना पराजित हुई। नवाब की सेना क्यों पराजित हुई, क्योंकि नवाब के अपने सगे संबंधी ही नवाब के विरुद्ध हो गए थे, जिसकी वजह से, और क्लाइव ने उनको, इसके संबंधियों को अपने पक्ष में कर लिया था, जिसकी वजह से नवाब जो है अंग्रेजी सेना का मुकाबला नहीं कर पाई और वो पराजित हुई और सिराजुद्दौला को युद्ध के मैदान से भागना पड़ा। नवाब की ओर से मीर मदन व मोहनलाल जैसे सैन्य अधिकारियों ने वफादारी दिखाई। अब क्या था, जब वफादारी जब दिखाई उन्होंने, तो अब नवाब, जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, वो तो बंगाल से भाग गया था। अब उन्होंने, अंग्रेज़ों ने किसको बनाया, बंगाल का नवाब मीर जाफ़र को। अभी अंग्रेज़ जो है, अंग्रेज़ों के पास राजनीतिक शक्ति नहीं आई थी, वो शासक तो इन्हीं में से बनाएंगे, भारतीयों में से। तो उन्होंने बंगाल का नवाब किसको बनाया, मीर जाफ़र को बनाया, प्लासी के युद्ध के बाद। इस तरह बंगाल पर अंग्रेज़ों के द्वारा, अब उन्होंने जब मीर जाफ़र को बनाया, तो मीर जाफ़र क्या था, उन्होंने अपने राजा के साथ, अपने नवाब के साथ गद्दारी की थी, उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया। अब जब उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया, क्योंकि अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को ये कहा था कि अगर तुम युद्ध में हमारा साथ दोगे तो हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। तो मीर जाफ़र को लालच आ गई, तो जिसकी वजह से उन्होंने अपने नवाब जो उनका सेनापति था वो मांगा, उन्होंने अपने नवाब का साथ ना देकर किसका साथ दिया, अंग्रेज़ों का। और जब नवाब हार गया तो अंग्रेज़ों ने अपने वायदे के मुताबिक मीर जाफ़र को नवाब बना दिया। अब जो नवाब था वो अंग्रेज़ों का कठपुतली था, वो जो अंग्रेज़ कहते उसको वही करना पड़ता था। अब इस अंग्रेज़ों के द्वारा कठपुतली नवाब के माध्यम से नियंत्रण स्थापित किया गया और नवाब से समय समय पर अंग्रेज़ों ने धनराशि प्राप्त की, क्योंकि वो जैसे अंग्रेज़ कहते थे वैसे ही नवाब करता था, वो तो उनके हाथ की कठपुतली था। इस तरह से धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने बंगाल की लूट आरंभ कर दी। कब की, प्लासी युद्ध के बाद, जब सिराजुद्दौला छोड़ गया था, जब मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया था, तो मीर जाफ़र को बंगाल के नवाब बनाते वक्त उन्होंने बंगाल की लूट आरंभ कर दी थी। अब शुरू में तो मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों के हिसाब से करता गया, लेकिन बाद में मीर जाफ़र इनसे परेशान हो गया था, इनकी लूट से, क्योंकि नवाब बनने के बाद मीर जाफ़र ने कंपनी को 24 परगने की जिम्मेदारी दी और क्लाइव को उपहार स्वरूप धन भी दिया, बहुत कुछ दिया उन्होंने। लेकिन मीर जाफ़र ने जब अंग्रेज़ों की मांग बढ़ती जा रही थी तो मीर जाफ़र भी उनकी मांगों से तंग आ गया था। अब मीर जाफ़र ने क्या किया, डचों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध कार्यवाही की योजना बनाई। किंतु जब वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध डचों के साथ मिलकर एक योजना बना रहा था तो इसका भेद खुल गया, पता चल गया अंग्रेज़ों को। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, अब देखो, उन्होंने मीर जाफ़र ने डचों को अपनी तरफ कर लिया। अब डच अंग्रेज़ जैसे शक्तिशाली तो थे नहीं, ना ही उनकी सैन्य शक्ति इतनी अच्छी थी, वो तो अंग्रेज़ का मुकाबला नहीं कर पाए थे। जब उनका भेद खुल गया कि मीर जाफ़र जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध डचों का सहारा ले रहा है, तो अंग्रेज़ों ने 1759 में वेदारा के युद्ध में डचों को पराजित कर दिया। ठीक है, जब वो डचों को पराजित कर दिया, अब उन्होंने मीर जाफ़र को नवाब के पद से हटा दिया। मीर जाफ़र को नवाब के पद से हटाने के बाद अब नवाब बनाया गया किसको, मीर कासिम को। अब बंगाल का नवाब बना मीर कासिम 1760 से लेकर 63 तक। नवाब बनने के पश्चात मीर कासिम ने वर्धमान मिदनापुर चटगांव की जागीर दी। देखो, जिसको भी नवाब बनाते थे ना, ये कुछ ना कुछ तो ये उनसे मांगते रहते थे, लेते रहते थे बंगाल का। तो क्योंकि शक्ति राजनीतिक रूप से शक्ति किसके पास थी,
नवाब के पास। तो उसने क्या किया, मिदनापुर चटगांव की जागीर जो है वो उपहार स्वरूप में अंग्रेज़ों को दी और धन भी दिया, और अंग्रेज़ों को व्यापारिक सुविधाएं भी मिली। इससे अंग्रेज़ों को आर्थिक लाभ बहुत अधिक होने लग गया और बंगाल धीरे धीरे खाली होता गया और सारा का सारा लाभ किसको मिलता गया, अंग्रेज़ों को मिलता गया। इस आधार पर ब्रिटिश अधिकारी वेंसीटार्ट ने इस सत्ता परिवर्तन को क्रांति की संज्ञा दी। उसने कहा कि ये सत्ता परिवर्तन मीन्स कि पहले पावर सिराजुद्दौला के पास थी, फिर सिराजुद्दौला नवाब के पास थी, फिर ये सत्ता आई, फिर ये पावर आई किसके पास, मीर जाफ़र के पास। मीर जाफ़र के बाद ये पावर आई मीर कासिम के पास, सत्ता। तो उसने सत्ता परिवर्तन को क्रांति का नाम दिया वेंसीटार्ट ने। अब देखो इसमें देखना, बंगाल पर मीर जाफ़र का शासन, मीर कासिम का, और इनको नवाब बनाने वाले कौन थे, अंग्रेज़ थे। अंग्रेज़ों ने नवाब, क्यों, सिराजुद्दौला तो ऑलरेडी पहले से था, लेकिन सिराजुद्दौला ने जब उनका मुकाबला नहीं कर पाया तो इन दोनों को मीर जाफ़र और मीर कासिम ने अपने स्वार्थ के लिए यहाँ का नवाब बनाया बंगाल का, और सारी आर्थिक संपदा पर अपना कब्जा कर लिया। किंतु जब उन्होंने कहा ना कि सत्ता परिवर्तन जो क्रांति थी, किंतु देखा जाए तो वास्तव में ये क्रांति नहीं थी, क्योंकि क्रांति नहीं थी, क्योंकि इस सत्ता परिवर्तन में बंगाल की जनता की कोई भूमिका ही नहीं थी। क्रांति क्या होती है, जिसमें जनता इन्वॉल्व होती है, जनता तो थी नहीं इसमें, और ना ही इसमें सत्ता परिवर्तन से किसी प्रकार का कोई व्यापक परिवर्तन आया, तो इसको हम क्रांति नहीं कह सकते बिल्कुल भी। सत्ता पहले भी अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए कठपुतली नवाब के पास थी और अब एक दूसरी कठपुतली नवाब के पास है, तो सत्ता परिवर्तन हुआ ना, क्रांति थोड़ा ना हुई है। तो सत्ता परिवर्तन को क्रांति नहीं कह सकते। इसे क्रांति इस दृष्टि से भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि मीर कासिम से आगे चलकर अंग्रेज़ों के हितों को चोट पहुंची। अगर क्रांति होती तो मीर कासिम भी अंग्रेज़ों के हिसाब से सब काम करता ना, उसने भी आगे जो है अंग्रेज़ों की सारी हितों को पूरा नहीं किया। क्यों, क्योंकि मीर कासिम को पता चल गया था कि अंग्रेज़ों के जो मांगे हैं वो बढ़ती जा रही हैं, जो कि मीर कासिम पूरा नहीं कर पा रहा था। अब मीर कासिम अंग्रेज़ों की नीयत समझ गया था, जिसकी वजह से उसने यूरोपियों से अपनी सेना को प्रशिक्षित करना शुरू किया। और उसके बाद मीर कासिम ने क्या किया, अंग्रेज़ों द्वारा किए जा रहे जो निःशुल्क व्यापार का अधिकार था, जिसको दस्तक भी कहते हैं, वो इस अंग्रेज़ जो था इस निःशुल्क व्यापार के अधिकार का दुरुपयोग कर रहे थे। इस दुरुपयोग को रोकने के लिए उसने राज्य में चुंगी भी समाप्त कर दी। किसने, मीर कासिम ने। अतः इस मुद्दे पर फिर अंग्रेज़ों को मीर कासिम से युद्ध लड़ना पड़ा। अब जब अंग्रेज़ों के अपने फ़ायदा, अपने हितों को नुकसान पहुँचता है, फिर वो आगे युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं ना। अब उनको लगा कि मीर कासिम जो उनके आर्थिक हितों को पूरा नहीं कर पा रहा और वो अपनी सेना को प्रशिक्षित कर रहे हैं यूरोपीय ढंग से। अब अंग्रेज़ों को लगा कि हमारे हित पूर्ति नहीं हो रही, तो उन्होंने मीर कासिम से युद्ध लड़ा। उनसे मीर कासिम से युद्ध लड़ने के बाद तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 1760 में हुआ बंगाल में सत्ता परिवर्तन ना तो बंगाल की जनता के लिए ना ही ब्रिटिश के लिए क्रांति का सूचक था। यानी कि 1760 में जो बंगाल में सत्ता का परिवर्तन हुआ, पहले मीर जाफ़र के पास था, फिर मीर कासिम के पास था, तो ये ना तो ये जनता के लिए सत्ता परिवर्तन क्रांति के सूचक था, ना ही ब्रिटिशर्स के लिए, दोनों के लिए क्रांति का सूचक। इसको क्रांति नहीं कहेंगे, क्योंकि अब मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुंगेर बनाई और उसका अपनी सेना को यूरोपीय, अब मीर कासिम समझ गया था कि अंग्रेज़ जो है उसको अपनी मर्ज़ी से चलाना चाहते हैं, तो उसने अपनी राजधानी मुंगेर बनाई और अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति से प्रशिक्षित किया, क्योंकि वो अंग्रेज़ों का मुकाबला करना चाहता था। वास्तव में मीर कासिम जो है, अब मीर कासिम था तो बंगाल का नवाब ना, अब उसको महसूस हो रहा था कि नवाब मैं हूँ, लेकिन मेरी सारी शक्तियों का प्रयोग कौन कर रहा है, फ़ायदा किसको मिल रहा है, अंग्रेज़ों को मिल रहा है। अब एक्चुअल में मीर कासिम नवाब की जो वास्तविक शक्तियाँ हैं, जो नवाब का शक्ति होनी चाहिए, जो कि अभी तक वो नहीं प्रयोग कर रहा था, और वो खुद उन शक्तियों का प्रयोग करना चाह रहा था, जिसकी वजह से उसने ये कदम उठाया, अपनी सेना को प्रशिक्षित किया। और इसी क्रम में मीर कासिम ने क्या किया, अंग्रेज़ों द्वारा किए गए, अभी मैंने आपको बताया जो निःशुल्क व्यापार का अधिकार था उसको रोका, और उसको रोकने के लिए उसने क्या किया, चुंगी की भी समाप्ति कर दी। इससे जब इस तरह की चुंगी की समाप्ति कर दी, इससे क्या हो गया, अंग्रेज़ों के आर्थिक हितों को बहुत नुकसान पहुंचा, चोट पहुंची, जो कि अंग्रेज़ नहीं बर्दाश्त कर पा रहे थे, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों के साथ मीर कासिम का संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ। और मीर कासिम जो है, देखो मीर कासिम अंग्रेज़ों का मुकाबला नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अंग्रेज़ों के पास शक्ति बहुत थी, सैनिक शक्ति भी बहुत अधिक थी। तो मीर कासिम जी अंग्रेज़ों का मुकाबला नहीं कर पाया और उसको बंगाल से भागकर अवध में शरण लेनी पड़ी। इसका मतलब मीर कासिम बंगाल से का अपदस्थ नवाब था, यानी कि उसको वहाँ से भागकर अवध में शरण लेनी पड़ी। अब
बंगाल की सीट फिर खाली होगी। अब अंग्रेज़ों ने क्या किया, बंगाल का नवाब दोबारा से मीर जाफ़र को बना दिया। मीर जाफ़र को दोबारा से बंगाल का नवाब बनाया। अब मीर जाफ़र फिर दोबारा बंगाल का नवाब बना 1763 से लेकर 1765 तक। और मीर जाफ़र के समय में जो बक्सर का युद्ध, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का इस युद्ध में अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया, हेक्टर मुनरो ने। इनके नेतृत्व तो किसी न किसी की लीडरशिप के अंडर तो युद्ध होता है ना। तो ये जो युद्ध हुआ इसमें अंग्रेज़ों किस किस के बीच में हुआ, एक तरफ अंग्रेज़ थे, दूसरी तरफ कौन था, अंग्रेज़ों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया, और दूसरी तरफ कौन थे, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, जहाँ पर कि मीर कासिम भाग कर गया था वहाँ पर शरण लेने के लिए, और मुग़ल सम्राट शाह आलम और बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम। ये थे, ये किसके विरुद्ध थे, अंग्रेज़ों के विरुद्ध। बक्सर का युद्ध हुआ इनके बीच में, एक तरफ अंग्रेज़ और दूसरी तरफ ये तीनों, शुजाउद्दौला, शाह आलम और मीर कासिम। ठीक है। युद्ध में अंग्रेज़ों की, अब इस युद्ध में अंग्रेज़ों की विजय हुई, क्योंकि अंग्रेज़ शक्तिशाली थे, अंग्रेज़ों की सेना बड़ी शक्तिशाली थी। अंग्रेज़ों ने अवध के नवाब और मुग़ल सम्राट से, अब अंग्रेज़ों ने, जब देखो जब भी कोई युद्ध समाप्त होता है ना कोई संधि जरूर होती है। तो अंग्रेज़ विजयी हुए, जो विजयी होते हैं ना, वो हारने वालों के साथ कोई ना कोई संधि होती है उनकी, उस संधि से वो कुछ ना कुछ बेनिफिट लेते हैं। तो इलाहाबाद की संधि करके युद्ध को समाप्त किया, और उन्होंने मेन अंग्रेज़ों का जो मकसद था, जो पूरा नहीं हो पा रहा था, उन्होंने जो बंगाल की दीवानी का अधिकार प्राप्त किया। दीवानी होते वित्त संबंधी, धन पर नियंत्रण जैसे होता है, उसका अधिकार इनको प्राप्त हो गया। अब क्या था कि मीर जाफ़र की मृत्यु हो गई। अब जब मीर जाफ़र की मृत्यु हो गई, बंगाल की सीट तो खाली पड़ी थी नवाब की, नवाब की सीट पर कोई ना कोई तो बैठेगा ना। अभी बिठाते उन्हीं भारतीयों को ही थे जो यहाँ के रहने वाले थे, खुद नहीं बैठते थे, खुद तो शासन करते थे, शक्ति रखते थे अपने पास। तो नजमुद्दौला 1765 से 66 तक, मीर जाफ़र की मृत्यु के पश्चात अंग्रेज़ों ने उसके अल्पसंख्यक पुत्र नजमुद्दौला को नवाब बनाया। नवाब तो वही बनेंगे ना, उनके परिवार के ही। इस समय इलाहाबाद की संधि करके, अब इन्होंने इलाहाबाद की संधि की, संधि करके अब अंग्रेज़ों ने क्या किया, इनके साथ युद्ध लड़ने के लिए क्लाइव को लंदन से बुला लिया, क्लाइव को, अपने सेनापति को। इलाहाबाद की संधि जो सबसे इम्पोर्टेंट है, 1765 में की इन्होंने इलाहाबाद की संधि की। इलाहाबाद की संधि पर अंग्रेज़ों की तरफ से कौन था, क्लाइव, और दूसरी तरफ कौन था, अवध का, जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। दूसरी तरफ कौन था, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल का नवाब जो था, पहले तो अपदस्थ, मैंने बताया ना, अपदस्थ सम्राट था मीर कासिम। अब जो था, जब क्लाइव के आने के बाद, जब इलाहाबाद की संधि हुई, तो अब बंगाल का नवाब एट प्रेसिडेंट जो था नजमुद्दौला, वो था। ठीक है। तो इसका मतलब ये देखो, अब जो इलाहाबाद की संधि थी, अंग्रेज़ों में क्लाइव प्लस अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मुग़ल सम्राट शाह आलम, बंगाल का नवाब नजमुद्दौला, ये तीनों एक तरफ और अंग्रेज़ एक तरफ, इनके साथ संधि हुई थी। इस संधि में, इलाहाबाद की संधि में कुछ शर्त, कोई भी संधि होती है तो कोई ना कोई शर्तें जरूर होती हैं। तो इस संधि में क्या था कि अंग्रेज़ों ने मुग़ल सम्राट से, जो मुग़ल सम्राट था उसमें नजमुद्दौला, उससे क्या किया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की, यानी कि राजस्व, वित्तीय शक्ति सारी इन्होंने इनसे, इन तीनों राज्यों की दीवानी प्राप्त की इस संधि के, इलाहाबाद की संधि के अनुसार। और इन्होंने क्या कहा, ब्रिटिश कंपनी मुग़ल सम्राट को 26 लाख रुपए, इलाहाबाद की संधि के अनुसार इन्होंने कहा कि ब्रिटिश कंपनी मुग़ल सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देगी, किंतु यह धनराशि वे बंगाल के नवाब पर, यानी कि बंगाल के नवाब से ही पैसा लेकर इनको देंगी। अवध के नवाब से इलाहाबाद के बड़ा क्षेत्र लेकर, उन्होंने अवध के नवाब से इलाहाबाद का बड़ा क्षेत्र लेकर किसको दे दिया, मुग़ल सम्राट को। और युद्ध हर जाने, देखो इन्हीं के क्षेत्र आपस में इन्हीं को बांट दिया, और इन्हीं को लूट रहे थे तीनों को ही, शाह आलम को और ये अवध के नवाब को और बंगाल के नवाब को, आपस में इन्हीं के साथ संधि कर रहे थे। मुग़ल सम्राट को दे दी, और युद्ध हर जाने के रूप में अंग्रेज़ों ने अवध के नवाब से 50 लाख रुपए प्राप्त किए, कि जो युद्ध में जो खर्चा होता था ना, तो जो हार जाते थे, हर जाने के रूप से वही सारा पैसा क्षतिपूर्ति करता था। अंग्रेज़ों ने अवध के नवाब से कहा कि अगर कोई शक्ति अवध पर आक्रमण करती है, अंग्रेज़ों ने अवध के नवाब से कहा कि अगर कोई, क्योंकि उन्होंने
अवध के नवाब से इलाहाबाद का बड़ा क्षेत्र लिया था ना और मुगल सम्राट को दे दिया था, और वो ये कहा था कि अगर अवध पर कोई शक्ति आक्रमण करती है तो अंग्रेज़ अवध की सहायता करेंगे, और अगर अंग्रेज़ अवध की सहायता करेंगे तो उस सहायता का सारा खर्चा किसको उठाना पड़ेगा? अवध के नवाब को। देखा जाए तो अंग्रेज़ों के पल्ले से तो कुछ भी नहीं गया ना, जो भी हेल्प की इधर से उधर जो उन्होंने लिया दिया सब इन तीनों राजाओं से किया। इस तरह इस संधि से अंग्रेज अब वैध शासक बन गए। इस इलाहाबाद के संधि से वैध बंदे कानूनी शासक अब वो बन गए थे। अब वे बंगाल का राजस्व प्राप्त करने के लिए मुगल सम्राट द्वारा अधिकृत किए गए, मतलब कि अब उसको मुगल सम्राट द्वारा ये पूरी परमिशन मिल गई थी, कानूनी रूप से अधिकार मिल गया था कि वो बंगाल का राजस्व प्राप्त कर सकते हैं। अब उनको नवाब पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। इस तरह बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों की विजय ने उन्हें भारत में वैधता प्रदान की। देखा जाए तो कि प्लासी से लेकर बक्सर के युद्ध तक जो उनका सफ़र था वो पूरा हुआ, और बक्सर के युद्ध ने ही अंग्रेज़ों की विजय ने उन्हें भारत में वैधता, यानी कि कानूनी रूप से वो भारत में रह रहे थे। यहाँ से अंग्रेज़ों की भारत विजय, यानी कि बक्सर युद्ध से ही अंग्रेज़ों की भारत विजय की प्रक्रिया निश्चित रूप से शुरू हुई, और प्लासी से चली आ रही धन की लूट को संस्थागत रूप मिला। यानी कि प्लासी के युद्ध से प्लासी से ये धन को लूटते आ रहे थे, और लूट के बाद उन्होंने कानूनी रूप से उनको अधिकार यहाँ से पैसा लेने का, राजस्व लेने का किस युद्ध से मिला? बक्सर के युद्ध से। अब वो आराम से यहाँ पर सारा राजस्व वसूल कर सकते थे। अब उनको किसी नवाब से पूछने की ज़रूरत नहीं थी, ना उनके पर डिपेंड था। इसीलिए बक्सर के युद्ध को एक निर्णायक युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि इस युद्ध की वजह से ही इनको राजस्व प्राप्त करने की वैधानिक शक्ति मिल गई थी, कानूनी शक्ति मिल गई थी। ठीक है। इसके साथ साथ अंग्रेज़ों ने क्या किया? बंगाल में द्वैध शासन के, देखो अंग्रेज़ों ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दो तरीका है, प्रांत एक है, शासक दो हैं, द्वैध शासन, दोहरा शासन। देखो बंगाल इस समय यहाँ का बंगाल का सूबेदार कौन था? जो था मुर्शिद कुली खां, वो नवाब शासन के संस्थापक भी थे, मुर्शिद कुली खां, और अंतिम सूबेदार थे। ठीक है। और नवाब जो था वो प्रशासनिक और वित्तीय शक्ति सारी की सारी नवाब के पास थी। जो बंगाल का नवाब था, जो प्रशासन की और जो वित्तीय शक्ति किसके पास थी? नवाब के पास थी। प्रशासनिक शक्ति जो थी वो शुरू में न्याय, जेल व्यवस्था, प्रशासनिक कार्य, ये सब नवाब के पास रहे, और वित्तीय अधिकार जो थे वो अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने वित्तीय अधिकार प्राप्त कर लिए थे। अब देखो द्वैध शासन में क्या था कि उत्तरदायित्व तो है किसके पास? नवाब के पास, किंतु नवाब के पास शक्ति भी नहीं है, अधिकार भी नहीं है, उत्तरदायित्व सिर्फ। देखो हमारे को जिम्मेदारी लेगी दी है, लेकिन हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। जब किसी के पास उत्तरदायित्व तो है लेकिन अधिकार और शक्ति नहीं है तो कैसे शासन चलाया जा सकता है? और उधर दूसरी तरफ अंग्रेज़ों के पास शक्ति तो है लेकिन उत्तरदायित्व नहीं है, यानी कि शक्ति है, अधिकार है, सब कुछ है, वो सब यूज़ कर सकते अपनी पावर का, लेकिन वो किसी भी बात के लिए उत्तरदायी अपने आप को नहीं मानते थे। तो यानी कि जब दो शासक एक साथ सत्ता का संचालन करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? द्वैध शासन कहते हैं। कि क्षेत्र एक बंगाल, उसके ऊपर शासक दो, बंगाल का नवाब भी और अंग्रेज भी, दोनों थे, बंगाल का नवाब और अंग्रेज। नवाब के पास उत्तरदायित्व था और अंग्रेज़ों के पास शक्ति थी। तो अंग्रेज़ों के लिए, और ये जो द्वैध शासन था अंग्रेज़ों के लिए तो लाभदायक था, अंग्रेज़ों को लाभदायक था। क्यों? क्योंकि सारी शक्ति, सारे राजस्व जो थे, सारे वित्तीय अधिकार किसके पास थे? अंग्रेज़ों के पास थे। तो नेचुरली अंग्रेज़ों के लिए लाभदायक होंगे। और बंगाल तेज़ी से धीरे धीरे दरिद्र हो गया। क्यों? क्योंकि वो बंगाल की दरिद्री के लिए, बंगाल की गरीबी के लिए अंग्रेज़ अपने आप को उत्तरदायी नहीं मानते थे। वो उत्तरदायी कौन था? बंगाल का नवाब। क्लाइव ने नवाब नजमुद्दौला के समय 1765 में द्वैध शासन, जब बंगाल का नवाब नजमुद्दौला था ना, उस समय क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लागू किया। अब इस व्यवस्था के तहत, जो मैंने अभी आपको बता चुकी हूँ, इस व्यवस्था के तहत दीवानी अधिकार जो थे, जिसको वित्तीय भी कहते हैं, वो तो कंपनी के पास रहा, और प्रशासनिक उत्तरदायित्व किसको दिया गया? नवाब को दिया गया। तो अगर उत्तरदायी है और वित्त नहीं है, पैसा नहीं है, तो भी हम सही ढंग से कार्य नहीं कर सकते। अगर जिनके पास धन है वो उत्तरदायी नहीं है, तो इसका मतलब सारा सफ़र किसने किया? बंगाल ने, बंगाल की जनता ने। बंगाल धीरे धीरे दरिद्र होता गया। इस प्रकार एक ही प्रांत पर दो शक्तियों का शासन मौजूद था।
दो शक्तियों का। दो शक्ति कौन थे? नवाब और अंग्रेज। अंग्रेजों के पास वास्तविक शक्ति थी एक्चुअल में। देखो पैसा सबसे बड़ी चीज़ है, वित्तीय संसाधन सब अंग्रेजों के पास थे। नवाब के पास ख्याली क्या थे? उत्तरदायित्व थे। जब पैसा ही नहीं होगा, संसाधन ही नहीं होंगे, राजस्व नहीं होगा, वित्तीय साधन नहीं होंगे, तो कैसे वो अपना उत्तरदायित्व निभा सकते हैं? बिना राजस्व के, बिना वित्त के, धन के उत्तरदायी नवाब सही ढंग से उत्तरदायित्व नहीं कर पाए, जिसकी वजह से नवाब जो है वो गरीबी में दरिद्र होता गया, गरीब होता गया। और वास्तविक शक्ति किसके पास थी? अंग्रेजों के पास। अब देखो, अब प्रश्न उठते हैं कि अंग्रेजों ने जो बंगाल में द्वैध शासन स्थापित किया था, क्यों किया था? कोई तो कारण होगा ना। देखो इसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि कंपनी द्वारा बंगाल की सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने से उन्हें जन असंतोष का सामना करना पड़ा। क्यों? देखो बंगाल की सत्ता, किसी की भी सत्ता पर, किसी भी राज्य पर कोई भी भारी शक्ति जो है प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं कर सकती राजनीतिक रूप से। तो अगर वो मान लो राजनीतिक रूप से प्रत्यक्ष नियंत्रण करते भी हैं तो बंगाल की जनता उनके नियंत्रण को स्वीकार नहीं कर सकती थी, उनको सामना करना पड़ता है। इससे अंग्रेज़ों के आर्थिक लाभ भी बाधित होते थे, क्योंकि अगर वो प्रत्यक्ष नियंत्रण करते तो बंगाल का जो उनको बेनिफिट होता वो नहीं मिल सकता था उनको। अतः आर्थिक लाभ लेने के लिए उन्होंने द्वैध शासन को लागू किया। भाई देखो ना, जो राज्य है नवाब उत्तरदायी है, जो भी कमी पेशी नवाब देखेगा, लेकिन उसके बाद धन नहीं है। तो अपने आप को बचाने के लिए, इस जिम्मेदारी से बचाने के लिए अंग्रेज़ों ने अपने आप को दूर रखा और द्वैध शासन की प्रणाली को अपनाकर सारे संसाधनों पर नियंत्रण अपना अंग्रेज़ों ने खुद कर लिया। प्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा सत्ता लेने पर बंगाल के अन्य, अब देखो अगर मान लो, मैंने कहा ना क्यों लागू किया, अगर वो प्रत्यक्ष रूप से कंपनी जो है इसके ऊपर अपनी सत्ता स्थापित कर लेती है तो यूरोप के जो व्यापारी हैं उनके विरोध का भय था। जो अंग्रेज़ हैं वो भी तो यूरोपियन कंट्री है ना। अब अगर अंग्रेज़ लोग प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर अपना कब्जा करते हैं तो यूरोपीय व्यापारी उनका विरोध करते, उनका भी भय था। अतः उन्हें कर देने के लिए बाध्य करने पर संघर्ष हो सकता था। फिर अगर वो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर सत्ता स्थापित करते तो उनको कर देना पड़ता, और जिसकी वजह से उनको संघर्ष भी हो सकता था। अतः इस संघर्ष से बचने के लिए उन्होंने अपने आप को बाकी यूरोपीय शक्तियों से बचाए रखने के लिए द्वैध शासन लागू किया। कंपनी अगर बंगाल की सत्ता पर मान लो प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथ में लेती, अगर मान लो कंपनी बंगाल की सत्ता जो है अपने हाथ में लेती तो ब्रिटिश संसद कंपनी मामलों में हस्तक्षेप करके उस पर नियंत्रण बढ़ा सकती थी, क्योंकि इनकी संसद तो ब्रिटेन में है। तो यहाँ तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी ना, तो वो अपना हस्तक्षेप बढ़ा सकती है, संसद बढ़ा सकती थी। और इसी नियंत्रण से बचने के लिए अंग्रेज़ों ने द्वैध शासन लागू किया। इसके साथ साथ प्रशासनिक कठिनाइयों से बचने के लिए भी, यानी कि प्रशासन के कार्य कैसे चल रहे हैं, कैसे नहीं, कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, उत्तरदायित्व किसका है, जिम्मेवारी किसकी है, वो सब इन्होंने अंग्रेज़ों ने अपने हाथ में नहीं ली। वो किसके हाथ में दी? नवाब के हाथ में। तो इस प्रशासनिक कठिनाई से बचने के लिए भी अंग्रेज़ों ने द्वैध शासन लागू किया। क्या कि अंग्रेज़ों ने द्वैध शासन लागू किया। अब अंग्रेज़ों ने जो द्वैध शासन लागू किया था, ये मैंने बताया क्यों किया था। अब इसके परिणाम क्या निकले कि कंपनी के अधिकारियों में उत्तरदायित्व ना होने के कारण कानून व्यवस्था कमज़ोर हुई। देखो ना, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि कंपनी के अधिकारियों में उत्तरदायित्व की भावना नहीं थी। उन्होंने सिर्फ संसाधनों पर, वित्तीय पर, धन पर अपना अधिकार कर रखा था, सारे धन पर। तो जिसकी वजह से कानून व्यवस्था कमज़ोर हो गई। क्योंकि देखो, हम धन से काम तो करेंगे लेकिन जिम्मेवारी भी तो संभालेंगे ना। उन्होंने जनता की, राज्य की किसी प्रकार की जिम्मेवारी नहीं ली, जिसकी वजह से कानून व्यवस्था कमज़ोर हो गई और बंगाल में क्या फैल गई? अव्यवस्था फैल गई। व्यवस्था तब होती है जब राजस्व के साथ साथ उत्तरदायित्व की भावना भी हो। जनता में अगर किसी प्रकार का कोई असंतोष है तो उसको कौन पूरा करेगा? वहाँ का नवाब। अब नवाब को उत्तरदायित्व था लेकिन उसके पास धन नहीं था, तो जिसकी वजह से कंपनी के अधिकारियों में उत्तरदायित्व न होने के कारण कानून व्यवस्था काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। कंपनी द्वारा मनमाने तरीके से राजस्व, अब कंपनी के पास उत्तरदायित्व की भावना जब नहीं थी, सारा उनके पास वित्तीय था, संसाधन थे, तो वो राजस्व भी मनमाने तरीके से निर्धारण करते थे और वसूली भी करते, जिसकी वजह से कृषकों की स्थिति जो है, जो किसानों की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई थी। उनको कोई मतलब नहीं था ना, उनको सिर्फ धन से मतलब था अंग्रेज़ों को। उनको उत्तरदायित्व की भावना नहीं थी, उनकी स्थिति से कोई मतलब नहीं था, जिसकी वजह से किसान जो खेती कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, किसानों को धन चाहिए, कैसे फसल करेंगे, कोई लेना देना नहीं था उनको, जिसकी वजह से कृषि उत्पादन में काफ़ी गिरावट आई।
अब किसानों का उन्होंने शोषण भी करना शुरू कर दिया। जब किसानों को शोषण बढ़ता गया, अतः उनके क्रय शक्ति, जब किसानों को शोषण बढ़ा तो नेचुरली उनकी क्रय शक्ति भी कम हो गई। जब क्रय शक्ति कम हो गई, खरीदने की शक्ति, उनके पास पैसे ही नहीं होते थे, और उत्पादन की भी कमी हो गई। उत्पादन करने के लिए भाई उत्तरदायित्व से क्या होता है, धन तो चाहिए ना। धन था, धन के ऊपर कब्जा था अंग्रेज़ों का। अब इनके पास, नवाब के पास धन की कमी थी, धन नहीं था तो किसान खेती कैसे करते, खेती क्रय शक्ति कम हो गई थी, और उत्पादन की कमी हो गई तो उत्पादन कैसे करें। उत्पादन की कमी से बंगाल में क्या हो गया, अकाल की स्थिति पैदा हो गई। और कंपनी के व्यापारी, कंपनी के जो कर्मचारी थे, वो किसके ऊपर ज़्यादा बल देने लगे, अब निजी व्यापार पर अत्यधिक बल देने लगे। वो चाहते थे कि अब उनका अपना व्यापार हो, निजी व्यापार पर ज़्यादा वो जोर देने लगे, और जिसकी वजह से कंपनी के व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। तो द्वैत शासन के परिणाम, द्वैत शासन उन्होंने, अंग्रेज़ों ने स्थापित तो अपने स्वार्थ के लिए किया था, लेकिन इसके परिणाम अच्छे ओवरऑल नहीं निकले, जिसका भुगतान अंग्रेज़ों को भी करना पड़ा था। क्योंकि मेन होता है आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति जब कमज़ोर होगी, अगर नवाब, अगर जनता बंगाल की जो है उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ा, तो अंग्रेज़ भी तो, जब वो उत्पादन ही नहीं होगा तो उनको फ़ायदा कहाँ से होगा, वो राजस्व कहाँ से लेंगे। खाली वित्तीय संसाधन पर नियंत्रण करना ये सब कुछ थोड़ा ना होता है, उत्तरदायित्व की भावना भी तो होनी चाहिए ना। वो उन्होंने समझी नहीं, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों को भी नुकसान हुआ। अंततः 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने द्वैत शासन को समाप्त करके बंगाल में प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन की स्थापना की। 17 में तो उनको लगा द्वैत शासन जो है वो सक्सेसफुल नहीं है। उन्होंने क्या किया, प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन की स्थापना की। अब देखो, प्लासी से शुरू की गई राजनीतिक नियंत्रण की प्रक्रिया पूरी, प्लासी से शुरू की गई राजनीतिक नियंत्रण की ये प्रक्रिया शुरू हुई। क्यों? क्योंकि भारत में अंग्रेज़ों की, अब क्या था, इतना पढ़ने के बाद मैं एंड में मैं आपको ये बताऊंगी कि भारत में अंग्रेजी राज की औपचारिक शुरुआत सन 1757 से प्लासी के युद्ध के पश्चात मानी जाती रही, जब बंगाल के नवाब ने अपने क्षेत्र को अंग्रेज़ों को समर्पित कर दिया था। इसके बाद एक व्यापारी कंपनी धीरे धीरे राजनीतिक शक्ति में बदलती गई, जिसने बाद में भारत में शासन किया। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि अंग्रेज़ों की साम्राज्यवादी नीति में जो है, सबसे पहले मैंने आपको बंगाल के बारे में, बंगाल पर किस तरीके से अंग्रेज़ों ने अपना नियंत्रण स्थापित किया। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी मैसूर के बारे में। ठीक है, थैंक यू बच्चों।